हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार ने वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, हम हमारी 12th क्लास का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे हमारा अध्याय 16, जिसका भाग 5 हम देखने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अभी तक अपन ने आनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अब उसमें अपन ने जो जो जीन स्थानांतरण किए हैं उनको हम कैसे चयनित करेंगे, यानी कि उनका आइसोलेशन कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि जो हमारी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है या जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, है ना, जो हमारी धान है वो कैसे कैसे बनी और उनसे हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं। आज अपन ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, और ये जो चीज़ें हैं बच्चों, ये नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फाइन, स्टार्ट करते हैं हमारा 5वां भाग अध्याय 16 का। आनुवांशिकतः रूपांतरित कोशिकाओं का चयन। जैसा कि मैं लास्ट पार्ट में बता चुकी हूँ कि कैसे अपन कल्चर करते हैं, कैसे अपन आइसोलेट करते हैं, कैसे पता लगता है कि यही हमारा जीन है, वही चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं अगेन। फाइन, तो सिलेक्शन ऑफ जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड सेल, हम क्या कर रहे हैं, अब चयन कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं कि यस यही हमारी वो कोशिका है जिसमें हमने वो जीन स्थानांतरित किया है जो हमें चाहिए था। गेट इट? सो उपरोक्त विधियों द्वारा आनुवांशिकतः रूपांतरित कोशिकाओं का चयन करना आनुवांशिक अभियांत्रिकी की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्यों बच्चों? तुमने क्या किया, पहले वांछित जीन लिया, फिर तुमने वाहक लिया, उसमें इनकॉर्पोरेट करवाया, मतलब उसके अंदर आपने डाला, फिर आपने उस वेक्टर को उस होस्ट में डाला। होस्ट मतलब जो हमारे को ज़रूरत है उस कोशिका में डाला। भाई, जिस गुण को तुम्हें किस कोशिका में डालना है वो कोशिका में तुमने डाला। अब तुमने ये सारे कार्य कर दिए इतने टाइम से, अब तुम्हें ये तो पता होना चाहिए ना कि तुम्हारी वो कोशिका कैसी है, क्या वो कार्य करेगी या नहीं करेगी, तो उसका चयन तो हमें करना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। किसमें? आनुवांशिक अभियांत्रिकी में। फाइन, सो इस प्रक्रिया में वांछित जीन के साथ चिन्हक जीन यानी कि जो हमारा मार्कर जीन है। मार्कर जीन क्यों? चिन्ह यानी कि मार्क करना। किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, साइन आउट कर रहे हैं, या हम किसी चीज को मार्क कर रहे हैं। मार्क क्यों करना पड़ रहा है? जैसे कि आपके पास इतनी सारी लाइनें लिखी हुई है, आप क्या करते हो, हाईलाइटेड से हाईलाइट कर देते हो कि यस इस पूरे चैप्टर में मुझे ये जो लाइनें हैं वो मुझे रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग द माय एग्जामिनेशन, यानी कि ये लाइन मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेंगी जब मैं रिवीजन करूँगा या करूँगी एग्जाम के दौरान, है ना। ये वाली बात हुई, तो अपन ने इनको मार्क कर दिया, हाईलाइट कर दिया। वैसे ही बच्चों हमारे पास ये जो जीन है ना, और ये जो कोशिका है, अब इस कोशिका में ये जीन आ गया या बहुत सारी कोशिकाएं क्लोन हो गई, है ना। अब किस कोशिका में हमारा जीन है, कैसे पता लगाओगे? कैसे पता लगाओगे भैया? इतना बड़ा चैप्टर है और तुम्हारे लिए ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, कैसे पता लगाओगे? मार्क करके पता लगाओगे, हाँ या ना। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मार्क करना पड़ेगा। और मार्कर मैंने बताया था कुछ सीक्वेंस होते हैं जो हमेशा वांछित जीन के साथ, जो हमेशा वांछित जीन के साथ अटैच होते हैं, है ना, वांछित जीन के साथ अटैच होते हैं। तो जहां पर हमारा मार्कर होगा वहीं हम बता देंगे कि यस यही है हमारा मार्कर जीन। समझ में आया? तो इस प्रक्रिया में वांछित जीन के साथ चिन्हक जीन भी पादप संजीन में प्रवेशित करवा देते हैं, मतलब उस मार्कर जीन को अटैच कर देते हैं हमारे। लाइक ये देखो, ये हमारा वांछित जीन है जो मुझे चाहिए। फाइन, ये है हमारा मार्कर जीन, ये इसके साथ हमेशा अटैच रहेगा। ठीक है, तो जहां पर तुम्हें ये मार्कर जीन दिखेगा तुम आराम से पता लगा लोगे कि यस यही हमारा वो वांछित जीन है। तो ये क्या कर रहा है कि जब अपन ये जीन एंटर करवाते हैं हमारी कोशिका में, होस्ट में, तो ये इसके साथ ही अटैच हो जाता है। तो हमारे जब ये जीन जाएगा तो मार्कर भी उस कोशिका में चला जाएगा। अब ये मार्कर इस कोशिका में चला गया तो ये हमें पता लग गया ना कि हाँ भाई हमारा जीन भी पहुंच गया है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, पादप संजीन में प्रवेशित करा दिया जाता है। जैसे एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी अपन वापस पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है। तत्पश्चात उसके बाद क्या होता है, इन्हें उपयुक्त एंटीबायोटिक युक्त
संवर्धन माध्यम पर संवर्धित कर रूपांतरित ऊतकों को पृथक कर लिया जाता है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इधर देखो एक बार पहले, यहां पर देखो अपन ने क्या किया है, हम कर रहे हैं हमारे जो चयन कर रहे हैं हमारी कोशिका का, कैसे किया देखो बच्चों, ये लिया हमारा जो डीएनए है, डीएनए जो हमें जीन चाहिए, यानी कि मैं यहां पर लिख देती हूं ये है मेरा वांछित जीन, है ना, वांछित जीन है। और ये देखो यहां पर ये क्या है, ये है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड यानी कि वाहक, है ना, वाहक है। अब वाहक के पास क्या है, वो डीएनए भी मैंने इंसर्ट करवा दिया जो मुझे चाहिए, भाई जो वांछित जीन मुझे चाहिए वो मैंने इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, अब हमने क्या डाला, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, क्या डाला मैंने, किधर लिखूं किधर लिखूं, यहां लिखती हूं, ये तो दिखेगा नहीं, कलर चेंज कर लूं, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, ठीक है, रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट, मुझे रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हमने उस प्लाज्मिड में डाला। क्या क्या डाला देखो इधर, एक मिनट ये डिलीट कर दूं, हद है भाई, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया देखो बच्चों, मैंने लिया प्लाज्मिड, प्लाज्मिड में मैंने डाल दिया वांछित जीन, ठीक है, फिर हमने डाला कलर चेंज करना पड़ेगा, है ना, रुको भाई, फिर मैंने यहां पर कुछ डाल दिया हमारे मार्कर, ठीक है, मार्कर में मैंने क्या ले लिया, हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, यानी कि ये वाला, ठीक है। अब इतना बड़ा लिखने से कोई फायदा नहीं है, दोबारा टाइम वेस्ट होगा, ये लो, ठीक है। तो प्लाज्मिड में क्या है, हमारा वांछित जीन जो हमें इंसर्ट करवाना है, और इसी के साथ साथ वो मार्कर या फिर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो हमें चाहिए, है ना। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या क्या हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन, ठीक है, या फिर हो सकते हैं हमारा टेट्रासाइक्लिन, कल भी मैंने बताया था आपको, टेट्रासाइक्लिन, है ना, टेट्रासाइक्लिन, ये दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मैंने डाल दिया भाई, एंटी एम्पिसिलिन और एंटी टेट्रासाइक्लिन जीन मैंने यहां पर डाल दिया, किसमें, उस प्लाज्मिड के साथ। फाइन, अब क्या करवाया, ये हमारा यहां आ गया, अब कलर चेंज कर लूं, ये लो, ठीक है, ये मैंने डाल दिया, प्लाज्मिड डाल दिया, हमारा बैक्टीरिया डाल दिया, ठीक है। बैक्टीरिया कौन सा, जिसमें, या फिर वो बैक्टीरिया, भैया ये प्लाज्मिड तुम डालोगे किसमें, है ना, किसी भी कोशिका में डालोगे, तो कोशिका में हमने अभी बैक्टीरिया लिया है ना, जीवाणु लिया है, क्योंकि ई कोलाई को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, हाँ या ना भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम ई कोलाई सबसे ज्यादा यूज करते हैं, हम पहली बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो अब मैं क्या करूंगी, इस प्लाज्मिड को इस वाले में डालूंगी, ये लो, ठीक है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये जो हमारा प्लाज्मिड था वो इस कोशिका के अंदर आ गया। अब हमें ये चयन करना है कि ये वाली कोशिका ही हमारी है या कोई और हमारी कोशिका है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब लिया, हाँ, फिर इसमें हमने प्लाज्मिड भी मिला दिया और बैक्टीरिया भी, यानी ये प्लाज्मिड भी डाल दिया और हमारा बैक्टीरिया भी डाल दिया। अब हमने क्या किया, इसको बहुत देर तक रखा, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रखा कि भैया ये जो है, ये जो प्लाज्मिड है वो उसमें इंसर्ट हो जाए। हम बहुत सारे मैकेनिज्म कर चुके हैं, कौन कौन सी विधियां हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट ऑफ जीन है, यानी कि जो हमारा टारगेट जीन है भैया, हमें इस पे ये वाला जो जीन है इसमें डालना है, वो अब हम थोड़ी देर तक देखेंगे। अब क्या किया, है ना, अब यहां पर, अरे यार, ये क्या हुआ, ये माध्यम है, इस माध्यम में क्या है, ये है हमारी बैक्टीरिया, ये बोल देती हूं मैं हमारी क्या बोलते हैं उसको, होस्ट कोशिका, है ना, होस्ट सेल, होस्ट सेल,
होस्ट सेल जिसमें हमें डालना है। तो ये बैक्टीरिया की हो सकती है, ठीक है, बैक्टीरिया की हो सकती है, इसको अपन जीवाणु भी बोलते हैं हिंदी में, फाइन। ये हमारी कोशिका जीवाणु वाली है। और एक हमने ले लिया, अब मैं कलर ये डाल देती हूँ, ये है हमारा प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड में क्या क्या है हमारे पास, ठीक है, एक तो है हमारे पास रेजिस्टेंट जीन, और कौन सा कलर लूं, ग्रीन तो दिखेगा नहीं, ये ले लेती हूँ, ठीक है, और एक है हमारा वांछित जीन। अब अपन को क्या करना है बच्चों, इसको इसमें डालना है, ठीक है। तो अरे यार, है ना, तो ये हो गया होस्ट, फाइन। अब यहां पर बैक्टीरिया तो बहुत सारे होंगे ना, है ना, ये बैक्टीरियल सेल तो बहुत सारी होगी, एक बैक्टीरिया तो तुम डालोगे नहीं भाई, तुम ई कोलाई डालोगे तो बहुत सारी ग्रो करेंगी, सीधी सी बात है। तुम एक माध्यम दोगे, है ना, एक ये है पेट्री प्लेट। पेट्री प्लेट में अब चलो अपने एक एग्जाम्पल लेते, सब छोड़ो अभी, भूल जाओ 2 मिनट के लिए, सब भूल जाओ, अभी फोकस करो जो मैं कह रही हूँ, समझ में आ जाएगी कहानी। एक प्लेट है खाने की, एक प्लेट है खाने की, फाइन, उसमें बहुत सारे एकदम लजीज से फूड है, मतलब क्रेविंग हो रही है ना एकदम, ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ। और एक है भूखा आदमी बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक जिसको खाना खाने के लिए हमने वो प्लेट दी है, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति है जिसको मैं वो खाना देना चाहती हूँ कि वो खाए, मैं चाहती हूँ कि वो खाए, फाइन, तो वो तो डेफिनेटली खाएगा ही खाएगा। लेकिन उसके आसपास 2-4 लोग और हैं जो कुछ खाना पसंद करेंगे, है ना, कुछ खाना पसंद करेंगे, लेकिन जो चीज़ मैं जिसको देना चाहती हूँ वो खा लेगा। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि भैया जो चीज़ मैं खाने को दे रही थी, मतलब ये एक प्लेट है खाने की, इस ए बंदे को मैं चाहती हूँ कि ये खाना पूरा खा जाए, लेकिन इस ए के पास बी भी है ना, एक पर्सन, कोई सी भी है, डी भी है, ई भी है। अब मैं तो प्लेट रख के चली गई, ये 5 बंदे यहाँ हैं, मैं चाहती हूँ कि ये जो चीज़ है वो ए खाए। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये जो मेरा खाना था वो ए ने ही खाया है, यही चीज़ हम चयन करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगी बच्चों, ये जो खाना मैंने इसको दिया है इसमें एक चमकीला स्टार डाल दूंगी, है ना। अब चमकीला स्टार, अब जिसके पेट से वो चमकीला स्टार चमकेगा, चाहे वो बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, ठीक है, तो मुझे पता लग जाएगा ना कि भैया मेरा खाना ए ने नहीं बी ने खा लिया। क्यों? क्योंकि मैंने इंडिकेटर लगा दिया था कि वही यहीं जाकर के वो चमकेगा जो ये खाना खाएगा। तो ये जो खाना है वो ए ने ही खाया है। क्यों? क्योंकि ये चमक रहा है। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये चमक रहा है? हमने क्या किया, हमने एक संवर्धित माध्यम लिया, हमने एक संवर्धित माध्यम लिया। इस संवर्धित माध्यम में वो सब कुछ है जो एक कोशिका को ग्रो करने के लिए जरूरी होती है ना भाई। उसकी भूख मिटाने के लिए उसको चाहे वो विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, हार्मोन चाहिए, एंजाइम चाहिए, वो सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया, इस मीडियम में, है ना, इस मीडियम में मैंने डाल दिया। अब यहां पर तो बहुत सारी कोशिकाएं, मुझे नहीं पता कि मेरा जो जीन है ऑफ इंटरेस्ट है वो किसके अंदर है। बस यहां पर इन्होंने खा लिया, मुझे अभी नहीं दिख रहा, ये तो अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट अभी ये हटा लूं तो तुम पता लगा सकते हो क्या कि भाई मेरा जीन कहाँ है? नहीं ना। तो अब क्या किया, अब इसको अपन ने यहां डाल दिया अपन ने, तो अपने पास बहुत सारी कोशिकाएं ग्रो कर जाएगी, है ना। ये लो, बहुत सारे ई कोलाई आ गए। कैसे बताओगे कि कौन सा ई कोलाई मेरा है? हमने क्या किया था बच्चों कि जो प्लाज्मिड था उसमें क्या दिया था, हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दिया था, यानी कि प्रतिरोधकता, रुको मैं लिखती हूँ, प्रतिजैविक प्रतिरोधकता जीन, हाँ, प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन, है ना, ये हमने दिया था। अब सुनो, इसके पास यानी कि जिसने खाया है, जिसने वो जीन खाया है, उसके पास एक कैपेबिलिटी है, एक कैपेसिटी है कि वो नहीं मरेगा जब तुम इसमें एम्पिसिलिन और वो टेट्रासाइक्लिन डाल दोगे। तो मैंने इस मीडियम में मैंने क्या डाल दिया था, टेट्रासाइक्लिन, है ना, और एम्पिसिलिन, ये दो हमने डाल दिया इस मीडियम में। अब कौन बचेगा? देखो क्या हुआ कि एक बहुत सारी जनसंख्या है,
कुछ लोगों के पास एक गैस रिलीज हुई, उस जनसंख्या में एक गैस रिलीज हुई जिसको इनहेल करते ही लोग मर रहे हैं, मतलब सूंघते ही मर रहे हैं, जिसकी भी सांस में वो जा रही है वो मर जाता है। लेकिन कुछ बंदों के पास ऐसा इम्यून सिस्टम है, ऐसा पावर है कि वो गैस जाने पर भी नहीं मर रहे। तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ, उन्हीं लोगों के पास वो क्षमता है क्योंकि वो बच रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर वो ही बैक्टीरिया बचेगा जिसके पास प्रतिजैविक प्रतिरोधकता जीन होगा, डेफिनेटली है। तो ये भी मर गया जब मैंने टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक इसमें डाली, तो ये भी मर गया, 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 ये भी मर गया। सिर्फ ये बचा है, सिर्फ ये बचा है। क्यों बचा है? क्योंकि इसके पास प्रतिजैविक प्रतिरोधकता जीन है, क्योंकि इसके पास प्रतिजैविक प्रतिरोधकता जीन है। यानी कि अरे हाँ, यही तो मेरी डिजायर कोशिका है जिसके अंदर मैंने वांछित जीन डाला था। कैसे पता लगा? क्योंकि जब मैंने जीन डाला था तो उस प्लाज्मिड मैंने इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी डाल दिया था। जैसे ही मैं एंटीबायोटिक डालूंगी बाकी सब मर जाएंगे, लेकिन मेरी कोशिका बच जाएगी। क्लियर बात? तो यही कहानी जो हमने गाई है, इसी से हम क्या कर सकते हैं कि भैया जो वांछित जीन वाली मेरी कोशिका है उसको हम चयनित कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। गॉट इट? क्लियर बात? समझ में आ गई? एक बार देख लो अच्छे से। हमने क्या किया बच्चों, हमने सबसे पहले एक प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड में हमने हमारा वांछित जीन क्या करवाया, इनकॉर्पोरेट करवा दिया, डाल दिया। डालने के बाद में मैंने उसमें एक प्रतिरोधकता जीन जो है एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता जीन वाला भी हमने डाल दिया, है ना, यानी कि प्रतिजैविक प्रतिरोधकता जीन भी मैंने उसमें प्लाज्मिड में डाल दिया। ठीक है, अब डाल दिया, बहुत सारी सेल इस पे ग्रो हो गई। मुझे नहीं पता लग रहा मेरी कोशिका कौन सी है, इसका पता कब लगेगा? जब मैं एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन वाली दवाई इसमें डाल दूंगी। इन सबके पास में इस दवाई से बचने का कोई साधन नहीं था, एक को छोड़कर जो मेरी कोशिका थी, एक को छोड़कर। क्यों? क्योंकि इसने वो ही प्लाज्मिड खाया था जिसमें मैंने उसको ऐसी दवाई दी थी कि वो मरेगा ही नहीं। ठीक है, तो बाकी सब मर गए, ये बच गया। यानी कि यही मेरी वो कोशिका है जिसके पास ये कैपेबिलिटी थी। आया? अच्छे से समझ में आया अपन कैसे चयनित कर सकते हैं? बहुत ज़रूरी चीज़ थी, इसलिए मैंने दोबारा रिपीट करी। गेट इट? चलो, तो उपयुक्त एंटीबायोटिक युक्त संवर्धन माध्यम पर संवर्धित कर रूपांतरित उत्तकों को हम क्या कर सकते हैं? चयनित कर सकते हैं। क्लियर बात? आनुवांशिकता रूपांतरित, चलो येलो कलर ही है, आनुवांशिकता रूपांतरित पौधे, ट्रांसजेनिक पौधे, पराजनी पौधे। यानी कि अब अपन के पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया ये जीन आ गया, ये कोशिका आ गई, यानी कि ये प्लांट आ गया जिसके पास वो वांछित जीन पहुंच चुका है। अब अपन देखेंगे किस तरह की होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज हो गई जिसमें भी हमने हमारा डिजायर जीन डाला। फाइन। ट्रांसजेनिक पादप आनुवांशिकता अभियांत्रिकी पादप है जिन्हें पादप प्रजनन उपागम पुनर्योगज में डीएनए तकनीक द्वारा विशेषताओं का समावेश कर विकसित किया जाता है। यानी कि ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे जीव या ऐसे पादप हैं जिनमें हम एक विशेष गुण वाले जीनों को क्या करवाते हैं? उसमें इंसर्ट करवाते हैं, डालते हैं, ताकि, यानी कि ये ट्रांसजेनिक पादप और प्लांट क्या है? जब हम हमारे एक विशेष गुण वाला जीन इसमें इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, इसमें डालते हैं, है ना, किसके द्वारा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, पुनर्योगज डीएनए तकनीक के द्वारा हम इसमें इंसर्ट करवाते हैं। अब क्या होगा? ये एक पेड़ बन गया, इस वाले पेड़ का दूसरे पेड़ के साथ क्रॉस करवाया, इसकी जो संतति आएगी F1, है ना, इसकी जो संतति आएगी, अब उसमें ये गुण है ना, ये गुण इसमें जाएगा। भैया एक मम्मी का एक पापा का गुण जाता है कि नहीं जाता है? जो भी दोनों में क्रॉस होता है, जिसमें भी फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रक्रिया होती है, बाद में हमने ये जीन बना लिया, हमने ये ट्रांसजेनिक प्लांट बना लिया, इसका क्रॉस हमने दूसरे से करवाया। जब करवाया तो क्या होता था? आप सुनो, मान लो ये एक प्लांट है ए, इस पर आते हैं रेड कलर के फ्लावर, लाल रंग के फूल आते हैं। ठीक है, अब एक है बी, इसमें आते थे पहले सफेद रंग के फूल, सफेद रंग के फूल आते थे,
लेकिन मैंने इसमें क्या किया, जीन को इंटरेस्ट किया, है ना, जीन को इंसर्ट किया, और इंसर्ट करने के बाद इस जीन का जो कलर था वो था काला, है ना। तो अब सफेद की जगह कौन से फूल आएंगे इसमें, काले, काले फ्लावर आ रहे। अब इस लाल और काले वाले को मैं क्रॉस करवाऊंगी, है ना, तो मेरे पास फूल कौन से आएंगे, थोड़ा सा लाल थोड़ा सा काला। या फिर जो जीन डोमिनेंट होगा, यानी कि जो जीन ज्यादा प्रभावी होगा वो झलकेगा, है ना। तो मैंने क्या किया भैया, जो सफेद फूल आ रहे थे उसको परिवर्तित करके मैं एक नए कलर का ही फ्लावर लिए, रेड और ब्लैक। क्या कॉम्बिनेशन है ना, बहुत मस्त कॉम्बिनेशन होता है रेड एंड ब्लैक का। तो रेड एंड ब्लैक फ्लावर आ रहे, वैसे कौन सा आता, रेड कलर आता। अब मैंने क्या किया, रेड एंड ब्लैक कलर का फ्लावर बना लिया, फूल बना लिया। ये हमारी क्या हुई, आनुवांशिक अभियांत्रिकी की हुई। ये नवीन गुण उसकी संततियों में पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। जैसे कि हमने क्या करवाया, F1 जनरेशन करवाई। अब ये जिससे क्रॉस करेगी फिर चली जाएगी, फिर वो जिससे क्रॉस करेगी फिर चली जाएगी। तो अपन अलग अलग चीजें क्या कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और एक नई संतति प्राप्त कर रहे हैं। और उस नई संतति में पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो चीज है, वो जो जीन है वो चलता चला जा रहा है। क्लियर। आनुवांशिकता अभियांत्रिकी जीवों को ही आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। जिस भी जीव में या जिस भी पादप में तुमने उस आनुवांशिक अभियांत्रिकी को किया है, जो जीन तुमने डाला है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, हमारा आनुवांशिक रूपांतरित जीव, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, है ना। जैसे गोल्डन राइस, जैसे बीटी कॉटन, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, गोल्डन राइस, बीटी कॉटन। और अब तो गेहूं में भी कौन सा गेहूं आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेहूं आता है, एक सुनहरा गेहूं ऐसा कुछ करके आता है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बट हमने बहुत सारे जो धान में चेंजेस कर लिए हैं, बहुत सारा हमने प्रोडक्शन बना लिया है। क्यों बढ़ा लिया है, क्योंकि हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती जा रही है, इसके लिए हमने ये कार्य किया, है ना। तो इस प्रकार पादपों से प्राप्त खाद्य उत्पादों को आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य कहते हैं। भैया जो खाद्य चेंज होंगे उसको क्या बोलेंगे कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारे पास क्रॉप्स हैं या फिर फूड आइटम्स हैं। जीन अभियांत्रिकी तकनीक की सहायता से एक बीजपत्री, मोनोकोटिलिडन को भी कर लिया, अब हमने डाइकोटिलिडन यानी द्विबीजपत्री की कई पादप जातियों में ट्रांसजेनिक पौधे तैयार कर लिए हैं और बाहर कृषि क्षेत्र में परीक्षा भी दे चुके हैं। यानी कि परीक्षा कैसे दे चुके हैं, ये कि हमने इसमें चेंजेस किया, ठीक है, इसको हमने मैदान में लगाया और इसने क्रॉस करके बहुत सारे अपने तरीके से बना लिए। अब देखो पहले तो लैब में बन रहा था, हमने लैब में ही तो बनाया था। लैब से जब हमने नॉर्मल खेती करी इसकी, तो भैया रोशनी कैसे आ रही है ना, कितनी इसको धूप मिल रही है। अब देखो क्या होता है कि जब अपन, जैसे अपन घर में किसी पक्षी को पालते हैं, घर में आप किसी पक्षी को पालोगे तो तुम उसको खाना दोगे अपने हिसाब से, मानो सुबह तुमने खाना दिया उसको, वो सुबह खा लेगा, है ना। फिर तुम शाम को उसको खाना दोगे, तो दिन जैसे जैसे दिन चलते जाएंगे वो अडेप्ट हो जाएगा। अडेप्ट बोले तो कि उसको तभी भूख लगेगी, इसको पता लग जाएगा कि अरे 10 बजे मुझे ये खाना मिलेगा, अरे 5 बजे मुझे ये खाना मिलेगा। लेकिन तुम बाहर वाले पक्षी से और अपने घर वाले पक्षी की तुलना करोगे तो तुम देखोगे वो जब उनको दाना मिलता है वो तब खा लेते हैं, उनको सर्च करना पड़ता है ना। बारिश आ रही है तो उनको समय देखना पड़ेगा कि मैं इस समय नहीं जा सकता, है ना, या बहुत ज़्यादा सर्दी है तो मैं इस समय उड़ नहीं सकता, है ना। और लेकिन जो घर का अपना पंछी होगा वो, उसको हम सर्दी होगी तो हम उसको उड़ा देंगे, है ना भाई, उसके पिंजरे पे कुछ रख देंगे। या फिर हम क्या करेंगे, ज़्यादा गर्मी है तो उसको ठंडे कूलर या एसी में रख देंगे, पंखे में रख देंगे। तो अपन चेंज कर रहे हैं। लेकिन उसी तोते को या उसी पंछी को, जो भी तुमने पंछी पाला है, उसी पक्षी को तुम बाहर वाले एनवायरनमेंट में छोड़ दो, वो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि 2-4 दिन वो सरवाइव करेगा, लेकिन उसको ना तो टाइम पे खाना मिल रहा है, ना उसको वो अडेप्शन मिला था। क्यों, क्योंकि तुम तो उसको उड़ा रहे थे, तुम उसको पंखे में बिठा रहे थे, नेचुरल एनवायरनमेंट थोड़ा ना दे रहे थे। तो फील्ड ट्रायल बहुत ज़रूरी है कि जो तुमने घर के अंदर, जो एक लैब में तुमने जो पादप उगाए, क्या वो हकीकत वाले वातावरण में भी उग पाएगा, क्योंकि सूर्य तो उतनी रोशनी देगा जितनी रोशनी दे सकता है, हाँ है ना। तुम सूर्य के आगे थोड़ा ना पर्दा लगा दोगे, है ना भाई। हवा चल रही है तो तुम हवा के आगे थोड़ा ना कोई गेट लगा दोगे,
खेतों में है, धूप भी आएगी, हवा भी चलेगी, पानी भी लेगा, जमीन से मिनरल भी लेगा, है ना। तो ये फील्ड ट्रायल से भी हमने क्या करा, जब इसमें चेंजेस किए तो हमने इसको फील्ड ट्रायल लगाया, यानी कि जो खेती वाली जगह होती है वहां पर इसको उगाया। उगाने के बाद देखा कि हाँ जो सक्सेसफुली उग रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारा जो इतना टाइम हमने कार्य किया वो सक्सेसफुल हो गया है। तो बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमने बनाए हैं, फील्ड ट्रायल के बाद भी वो सक्सेस हुए हैं, वही आज अपन अध्ययन करेंगे। जैसे बीटी कॉटन हमारा हो गया, या हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंट जो हर्बिसाइड्स होते हैं, पादप में जो बीमारियां लग जाती है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे काम हैं अभी अपन पढ़ने वाले। तो आपको समझ में आया क्या चीज़ें क्यों जरूरी हैं। पादप जातियों के पराजनी ट्रांसजेनिक पादप निम्नलिखित चरणों में विकसित किए जा सकते हैं। तो अब निम्नलिखित चरण हमें देखने पड़ेंगे, क्या क्या कार्य किए अपन ने शुरू से जो शुरू से पढ़ा उसको हमने क्या करा, अब एक एक लाइन में देखेंगे। वाहक का चयन करने वाले जीन को पृथक करना। भाई वाहक में जो तुम्हें जीन चाहिए वो हमें आइसोलेट करना पड़ेगा, हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना। पुनर्योगज प्लाज्मिड का निर्माण एवं एग्रोबैक्टीरियम का रूपांतरण। हमने ये जीन ले लिया पहले, है ना, इस जीन को हमने इस वाहक में डाल दिया। अब इस वाहक को हमने, भाई अब ये जो वाहक आया वो क्या कर लिया अपन ने, एग्रोबैक्टीरियम ले लिया, है ना, एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड। अब इसको यहाँ पर इंसर्ट करवा दो, इंसर्ट करवाने के बाद में तुम होस्ट में इंसर्ट करवाओ, यही देखा था हमने। तो रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम का पादप कोशिकाओं में स्थानांतरण। जो एग्रोबैक्टीरियम आया, जो जीन मैंने लिया वो टीआई प्लाज्मिड में गया, उसका टीडीएनए भाग हमने कहाँ डाला, पादप में डाला। रूपांतरित पादप कोशिकाओं का चयन, सिलेक्शन कर लिया हमने, कैसे भाई, वही माध्यम दिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट दिए, मार्कर जीन दिए, चयनित कर लिया। चयन करने के बाद संवर्धन और पुनर्जनन यानी कि वापस से उसको उगाना। विकसित पराजनी पादपों को वांछित जीन की अभिव्यक्ति। और फिर जब अपन खेतों में लगाएंगे तो हम देखेंगे कि जो जीन मैं चाहती थी, भैया रेड कलर ब्लैक कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि रेड और ब्लैक कलर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स उसमें जो मैं वांछित जीन डाल रही थी वो उसमें क्या कर रहा है, एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा, अभिव्यक्त ही नहीं हो रहा है। क्लियर बात। तो इन बातों का ध्यान रखना है हमें। पराजीनी पादपों से संबंधित कृषि एवं औषधि विज्ञान में महत्वपूर्ण उपलब्धियां। अब क्या हुआ कि जो भी हमने जीव बनाया या हमने कोई प्लांट बनाया, उनका औषधि विज्ञान और कृषि विज्ञान में क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका है वो अपन देखने वाले। फाइन। तो पहली जो है कीट प्रतिरोधकता, इंसेक्ट रेजिस्टेंट। बच्चों ये जो है वो किसान क्या है, हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, हमारे पृथ्वी के, हमारे धरती के सबसे अच्छे दोस्त हैं। क्यों? क्योंकि किसान नहीं हो तो हमें अनाज नहीं मिलेगा, हमें गेहूं नहीं मिलेगा, हमें खाद्यान्न नहीं मिलेंगे, हमें फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, मतलब मैनी मोर थिंग्स है वी हैव जो हमें किसानों से ही प्राप्त होती है ना, और किसान और प्लांट्स के द्वारा, है ना। ऐसा नहीं कि भाई किसान ही खेती कर रहा है तो उनके द्वारा मिल रही है। अब मानो कि एक किसान है, ठीक है, एक किसान है। अब ये किसान बेचारा क्या कर रहे हैं, इतनी सारी खेती जो है ना, इतनी सारी खेती इन्होंने लगाई। अब दिन रात मेहनत करके इन किसान व्यक्ति ने अपनी एक धान उगाई, चाहे गेहूं हो, बाजरा हो, चावल हो, व्हाटएवर, ठीक है। अब समय आने पर ये सोच रहा है कि मैं इनको काटूंगा, बोरियों में भरूंगा और बाजार में जाकर के बेचूंगा ताकि मैं मेरा परिवार चला सकूं। क्या हुआ, लेकिन एक बार कुछ इंसेक्ट, है ना, या कुछ जो है सूक्ष्म जीव इस पादप में या इस खेती में लग गए और इसकी पूरी फसल जो है खराब हो गई, नष्ट हो गई। किसान की क्या हालत हुई, ना तो ये बोरियों में भर पाएगा, ना ये बेच पाएगा, और इनके जो फैमिली वाले हैं वो भूखे मर गए। जो व्यक्ति दूसरों को खाना देता है, जो व्यक्ति दूसरों को खाना प्रोवाइड कराता है, आज उसी की जो फैमिली है वो भूखे मरने के लिए आ गई। तो हमारे जो वैज्ञानिक है इस समस्या का हल करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद धान मिलता था, और धान नहीं होगा तो जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उनको कहाँ से मिलेगा, है ना। तो झगड़ों के रीज़न बन जाएंगे, झगड़ों के कारण बन जाएंगे, और बीमारियां बढ़ेगी, भूख से मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो क्या हुआ, इन किसानों की हेल्प करने के लिए हमारे जो कुछ वैज्ञानिक हैं उन्होंने कुछ ऐसे जीन बनाए,
ऐसे जीन बनाए जो इनकी फसल को नुकसान करने वाले जो सूक्ष्म जीव थे उनसे बचाने का प्रयास किया। ये तो हमने एक स्टोरी सुनाई आपको जो रियल है, ठीक है, जो वाकई में हमारी और जो किसानों की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, संबंधित है, और हमें ये चीज़ों को समझना भी चाहिए। और आप साइंस के बच्चे हैं तो आगे आप अपने किसान के लिए, अपने किसानों के लिए क्या कर सकते हो वो सोचो, विद द हेल्प ऑफ साइंस, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। फाइन। सो ये कहानी हमने समझ ली। अब आ जाओ ऑन टॉपिक पे कि क्या कार्य किया गया इन किसानों की फसल बचाने के लिए। फाइन। तो कीट प्रतिरोधकता, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, कीटों से बचने के लिए हमने क्या बनाया जिससे कि हमारी फसल को कीट नुकसान ही ना कर सके, है ना। तो बैसिलस थुरिंजेंसिस इंपॉर्टेंट है बच्चों फॉर द नीट एग्जामिनेशन, नीट के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो बैसिलस थुरिंजेंसिस, नाम याद रख लेना, बैसिलस थुरिंजेंसिस, बैसिलस थुरिंजेंसिस, ठीक है, नामक जीवाणु जिसे संक्षेप में बीटी यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको बीटी के नाम से भी जाना जाता है, प्राकृतिक रूप से मृदा में ही पाया जाता है। जो बैसिलस थुरिंजेंसिस है ये एक मृदा में पाए जाने वाला जीवाणु है, ठीक है। इस जीवाणु की सबसे पहले सन 1911 में पहचान की गई। उस समय यह खोज की गई कि इसके द्वारा 4 शलभ जातियों के लार्वा की मौत हो गई। जब हम भाई जिस वैज्ञानिक ने इसको मिट्टी से खोजा उन्होंने देखा कि जो शलभ जातियां हैं उनके लार्वा की मौत, जो शलभ जातियां यानी कि जो इंसेक्ट टाइप से होते हैं, जो वॉर्म्स होते हैं, जो वनस्पतियों को या खेतियों को नष्ट करते हैं, उनके लार्वा की डेथ हो गई। इसकी वजह से, किसकी वजह से? बैसिलस थुरिंजेंसिस। क्यों हुई वो सोचा। 1961 में अमेरिका में इसका जैव कीटनाशी के रूप में पंजीयन किया गया। क्यों किया गया? देखो सुनो मेरी बात, ये है बीटी, ये है मिट्टी में पाए जाने वाला एक जीवाणु, मिट्टी में पाए जाने वाला एक जीवाणु। एक वैज्ञानिक आए, है ना, इन्होंने देखा कि जो शलभ है, शलभ यानी कि क्या होते हैं? ऐसे कीट, है ना, कीट जो कि फसल को नुकसान देते होंगे, जो फसल को नुकसान देते हैं, ठीक है। इसके इन्फेक्शन की वजह से इसके 4 लार्वा की डेथ हो गई, 4 लार्वा मर गए। तो इन्होंने सोचा, इस वैज्ञानिक ने सोचा कि हाँ इस बीटी में कुछ ना कुछ ऐसे जीन हैं जो इनको मारने के लिए जरूरी है। इस बीटी में, इस जीवाणु में कुछ ऐसे जीन पाए जाते हैं जिसके द्वारा मैं इस शलभ के 4 लार्वाओं की मौत हो गई और मैं भी करा सकता हूं, और मैं करवा दूंगा तो फसल को नुकसान नहीं होगा। भाई दिमाग लगाया उन्होंने, है ना। कौन सोचेगा कि मिट्टी में से कोई जीव मर रहा है, क्यों मर रहा है, इतना सोचेगा कि नॉर्मल इंसान। जो वैज्ञानिक होगा, जिसको सोसाइटी को कुछ देना होगा, वही ऐसी चीज सोच सकता है, वही इतना क्रिएटिव, इतना इनोवेटिव हो सकता है। तो इस जीवाणु में बीटी जीन पाया गया। क्या पाया गया? इस जीवाणु में जो बैसिलस थुरिंजेंसिस था उसमें से जो जीन निकाला उसको हमने बीटी जीन कहा। इसमें से ये जो जीन है जो इसको मार रहा है, ये जो जीन निकाला इसको हमने क्या बोला? बीटी जीन बोला, ठीक है। किस में से निकाला? बैसिलस थुरिंजेंसिस में। फाइन। इस जीन को, सॉरी, ये जो कीटनाशी प्रोटीन का संकेतन करता है, ये क्या करता है? ये जो शाकनाशी है, जीवनाशी है, जो भी है, इसको क्या करेगा? एक कीटनाशी प्रोटीन का संकेतन, यानी कि ये जो जीन है इसको मारने का कार्य करेगा, ऐसा इंडिकेशन दे रहा है। ये जीन इसको मार सकता है, ऐसे इंडिकेशन हमने देखे, है ना। इस जीन को क्राई जीन भी कहा जाता है। तो जो जीन तुमने, ये जो जीन निकाला ना जिसको अपन बीटी जीन कह रहे हैं, इसको एक नाम दिया गया क्राई जीन। क्या नाम दिया? क्राई जीन। यानी कि कुछ प्रोटीन, इस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। अभी बताती हूँ क्रायोजीन क्यों बोला, अभी बात करेंगे इस पे, फिर अपन कहानी फिर चेंज हो जाएगी, फिर तुम टॉपिक से हट जाओगे। पहले यहाँ सुन लो, इस जीन को बीटी जीवाणु से पृथक कर। अब क्या करा? बीटी जो जीन था, और बीटी जीन था
उसको बीटी जीवाणु से निकाल लिया गया, है ना, और स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार विकसित कपास की किस्म में बीटी कपास अथवा किलर कपास कहलाती है। अभी अपन बात करेंगे, पूरा मैं बना के दिखाऊंगी कैसे मरता है, कैसे आता है, कैसे डालते हो, ठीक है। यह कपास गोलक शलभ यानी कि बॉल वॉर्म के लिए प्रतिरोधी का कार्य करता है। खत्म। यहां पर अब अपन काम करेंगे बनाने का। ये है अपने पास बैसिलस जेंसिस, ठीक है, बैसिलस थुरिजेंसिस। ये अपने पास जीवाणु है। इस जीवाणु में एक अनोखा जीन पाया जाता है, ठीक है। इसमें से अपन क्या कर लेंगे, ठीक है, इसमें से अपन इस जीन को, जिसको अपन ने क्या बोला, बीटी जीन को अपन ने क्या कर लिया, पृथक कर लिया, निकाल लिया। तो अपने पास क्या आ गया, बीटी जीन आ गया, आ गया बीटी जीन। इस बीटी जीन को, है ना, इस बीटी जीन को ही हमने क्या बोला, क्राय प्रोटीन, है ना, क्राय प्रोटीन भी बोल सकते हैं और क्राय जीन भी बोल सकते हैं। क्यों बोला क्राय प्रोटीन और क्राय जीन, क्यों, क्योंकि ये क्रिस्टल के आकार का होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल के आकार का, है ना। तो क्रिस्टल को अपन इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, क्रिस्टल की स्पेलिंग ये होती है ना। तो इस क्रिस्टल के CRY को इसने बोल दिया क्रायोजीन। याद रहेगा क्रायोजीन क्यों बोला, क्योंकि क्रिस्टल का होता है, जैसे कास्ट क्रिस्टल्स होते हैं, प्रोटीन के क्रिस्टल बनते हैं, वैसे इसकी फॉर्म होती है। तो हमने बीटी जीन को आइसोलेट कर लिया, आगे हमारे पास आइसोलेट कर लिया, हमने पृथक्करण कर लिया। कलर ये लो, ठीक है। अब अपने पास क्या है, टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड किसका है, एग्रोबैक्टीरियम का, है ना, एग्रोबैक्टीरियम का। एग्रोबैक्टीरियम। अब आपको पता है एग्रोबैक्टीरियम का जो टीडीएनए पार्ट होता है, टीडीएनए, ये क्या करता है, क्राउन गाल डिजीज करता है। भाई वो कैंसर कर देता है ना पेड़ में, तो ये क्राउन गाल डिजीज करता है टीडीएनए। अब मैं क्या करूंगी, ये जो बीटी जीन है उस क्राउन गाल वाले जीन को तो हटा दूंगी, है ना। मैंने क्या किया, इस टीडीएनए में से, मान लो ये टीडीएनए आ गया मेरा, ये टीडीएनए आ गया, और इस टीडीएनए में ये वाला जो जीन था, ये कौन सा था, जो क्राउन गाल, अब याद नहीं आ रहा उसका नाम हिंदी में क्या था, अभी हिंदी इसमें लिख लो ना, क्राउन गाल, क्राउन गाल। जो जीन क्राउन गाल डिजीज कर रहा था उसको मैंने हटा दिया, ठीक है, ये मैंने कट कर दिया, कट कर दिया और इसको बाहर निकाल दिया। ये लो, ये बाहर निकाल दिया। अपने पास बचा ये वाला पार्ट, है ना, ये वाला मतलब ये नीचे वाला हिस्सा और टीडीएनए का ये पार्ट। अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर क्या इंसर्ट करा दूंगी, बीटी जीन। इस एग्रोबैक्टीरियम के टीडीएनए में मैंने बीटी जीन डाल दिया, बीटी जीन डाल दिया, डाल दिया। यहां तक सुन लिया आपने। अब देखो नीचे वापस से दूसरी साइड पे चलो। अपने पास क्या आया, क्राय प्रोटीन को निकाल के अपन ने, ये अपने पास आ गया टीआई प्लाज्मिड, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड आ गया। अब तुम्हें पता ही है ये बात कि अपन टीआई प्लाज्मिड को किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यानी कि उन साइंटिस्ट ने, उन्होंने कपास, जो कपास का प्लांट है ना, मान लीजिए कपास का प्लांट कुछ ऐसा होता है, ठीक है, मान लो कपास का प्लांट कुछ ऐसा होता है, तो ये जो प्लाज्मिड है ना, इसका स्थानांतरित करवा देंगे, स्थानांतरण करवा दिया, इसमें डाल दिया। अब इस कपास के पास क्या आ गया, कीट नाशी प्रतिरोधकता आ गई, है ना, कीटनाशी प्रतिरोधकता आ गई। कैसे आई, क्योंकि इसके पास क्या है, अब क्राय जीन है ना,
कीटनाशी प्रतिरोधकता क्यों आई? क्योंकि इस कपास के पौधे के पास अब ये वाला क्रायोजीन है ना, यहाँ लिख दूं, बीटी जीन लिख दूं, याद रहेगा तुम्हें, है ना। टीआई प्लाज्मिड में बीटी जीन है, ये मैंने इसमें डलवा दिया और इसके पास अब क्या आ गया, हमारा क्राय प्रोटीन आ गया, है ना, क्राय प्रोटीन आ गया। अब क्या हुआ, शलभ लार्वा आई, है ना। मान लो इसको किस कलर में बनाऊं, पता नहीं, दिखेगा नहीं दिखेगा, कंफर्म नहीं है। थोड़ा डार्क ले लूं, ठीक है, हाँ दिख जाएगा। अब क्या हुआ, लेकिन ये इसी से रिलेटेड लग रहा है, व्हाइट कलर ले लेते हैं, ओके। अब क्या हुआ, ये कपास में अपने पास कीटनाशी प्रतिरोधकता आ गई। अब भैया आए, भूख लगी कीटों को, ठीक है। ये कीट मेरे को ज्यादा अच्छे से बनाना नहीं आता, बट ठीक है, ये लो इसका माउथ और आईज, ठीक है। ये हैं हमारे कीट जो कपास के पौधों को खाना चाहते हैं, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसको थोड़ी ना पता है कि इसमें अपन ने कुछ डाल दिया, ये तो आया, इसने इसको खाया, ठीक है, खाया खाया खाना शुरू कर दिया। खाया जैसे ही तो इसकी जो लार ग्रंथियां हैं, है ना, लार ग्रंथियों में ये जो बीटी कॉटन क्या, ये जो बीटी जीन है वो अंदर आ गया लार्वा के थ्रू और इसके गट में पहुंच गया। कहां पहुंच गया, गट में। भाई 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा ना, हिंड गट, मिड गट और ये वाली चीजें तो पढ़ी है ना। तो उसके गट में आ गया। गट में जैसे ही ये क्रायोजीन आया, भैया ये तो मर गया, ये तो मर गया। अब मर गया, इसने खाया, ठीक है। अब पता लग गया, देखो क्या होता है कि जैसे हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वहां पर प्रदूषित पानी हमने पी लिया, एक बार पी लिया, 2 बार पी लिया, 3 बार पी लिया, मतलब बहुत सारे 3-4 लोगों ने पी लिया। उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बताया हमने यहाँ खाना खाया, यहाँ पानी पिया। तो डॉक्टर को पता लग गया, हाँ फलाना रेस्टोरेंट में दूषित पानी है, वहाँ जांच पड़ताल होगी। तो वहाँ पर क्या होगा, नोटिस लग जाएगा कि भैया इस रेस्टोरेंट में कोई ना कोई इंसेक्ट, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन हो रहा है जो वाटर को क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है। तो तुम यहाँ पर मत आओ खाने पीने जब तक ये सही ना हो जाए। अब यहाँ पर ये इंसेक्ट मरा, ठीक है, दूसरे इंसेक्ट ने खाया, तीसरे इंसेक्ट ने खाया, तो खबर पहुंच गई धीरे धीरे कि हाँ भाई अब कपास के पौधों में अपन यदि खाएंगे तो हम मर जाएंगे, तो ये दोबारा इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो हमारी कपास की खेती बच गई। और इसको हमने क्या बोला, किलर कपास। क्यों बोला, क्योंकि ये इसकी हत्या कर रहा है, ये इसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। तो हमने इसको क्या बोला, किलर कपास। समझ में आ गई स्टोरी कि हमने कैसे कीटनाशी बनाई। हमने क्या किया, हमने बैसिलस thuringiensis में से हमारा बीटी जीन पृथक किया, बीटी जीन पृथक करके इसको हमने क्राय प्रोटीन बोला। क्यों, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल फॉर्म में होता है, वो प्रोटीन होता है। फिर हमने टीआई प्लाज्मिड लिया, किसका, एग्रोबैक्टीरियम का, उसका टीडीएनए काट करके क्राउन गाल वाला जीन हटा दिया और इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, हमारा बीटी जीन। क्या लगाया हमने, बीटी जीन, बीटी जीन लगा दिया। अब इस बीटी जीन को हमने क्या किया, इस कपास में इंसर्ट करवा दिया, डाल दिया, स्थानांतरित करवा दिया। और बाकी देखो संवर्धित माध्यम और ये सब चीजें अपन को पता है कैसे चयन करना है, क्या करना है, वो तो हम बाद में कर ही लेंगे। फिर जैसे ही ये कीट इसको खाने आया, इसके लार्वा के थ्रू उसके गट में पहुंचा और ये किल, गेट इट। तो हम बता सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई। और ये जो कपास है इसको अपन क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या फिर क्रॉप, ठीक है। अब है शाकनाशी प्रतिरोधकता, यानी हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। हर्बिसाइड से भी नुकसान होता है हमारे खेती को। क्या किया, सामान्यतः अधिकांश शाकनाशी पौधों को इनमें आवश्यक अमीनो अम्ल के संश्लेषण को निरोध कर मारते हैं। क्या होता है कि जो पौधे हैं, है ना, पौधों में क्या होता है, अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है ना, अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है। अब ये संश्लेषण क्यों होगा, क्यों, इनकी वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। भाई प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन क्या करेगा, इसकी वृद्धि को इनिशिएट करेगा ना। अब क्या करेगा, एक
कीट एक हर्बिसाइड्स होते हैं, है ना, हर्बिसाइड में एक एंजाइम है ना, हाँ, ग्लाइकोफोसेट, ठीक है, ग्लाइफोसेट एक शाकनाशी, ठीक है, ग्लाइफोसेट, ये ग्लाइफोसेट शाकनाशी जो है, ठीक है, सुन लो, वापस सुन लो, हमारे पास एक पौधा है, ये पौधा अमीनो अम्ल का संश्लेषण करता है ताकि इसकी वृद्धि हो, ये आराम से अपना मेटाबॉलिज्म चला सके, अपना खाना बना सके, अपने लिए ऑक्सीजन ले सके, कार्बन डाइऑक्साइड बना सके, जो भी है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जो ग्लाइफोसेट शाकनाशी है वो क्या करेगा, एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं EPS, ठीक है, EPS, ये एक एंजाइम होता है, इसको हम बोलते हैं 5-इनॉल पाइरुविल सिक्कीमेट 3 फॉस्फोसिंथेज, ठीक है, ये इस EPS का नाम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है, EPS। इसको क्या करता है, ये ग्लाइफोसेट ये क्या करता है, अमीनो अम्ल के संश्लेषण में हेल्प करता है। EPS अमीनो अम्ल के संश्लेषण में हेल्प करता है, लेकिन ये ग्लाइफोसेट इसको ब्लॉक कर देता है, ये ग्लाइफोसेट इस EPS को क्या कर देता है, रोक देगा तो ये काम करना बंद कर देगा और अमीनो अम्ल का संश्लेषण नहीं हो पाएगा और इसकी वृद्धि रुक जाएगी तो ये मर जाएगा। शाकनाशी हर्बिसाइड कैसे काम करते हैं, ये ग्लाइफोसेट जो होता है वो इस जो एंजाइम, जो अमीनो अम्ल का निर्माण करने वाला एंजाइम है, उसी को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं, जिससे अमीनो अम्ल का संश्लेषण रुक जाता है और संश्लेषण रुकने की वजह से पौधा मर जाता है। क्लियर बात, ये तो हुआ इसका कार्य। अब हमने क्या किया, इसको रोकने के लिए हमने क्या किया कि पहले एक बार ये सुन लो, सामान्यतः अधिकांश शाकनाशी पौधों को इनमें आवश्यक अमीनो अम्ल के संश्लेषण को निरोध कर, है ना, अब इसको क्या कर देगा, रोक देगा, निरोध कर देगा इसका। जैसे ग्लाइफोसेट शाकनाशी एक एंजाइम 5-इनॉल पाइरुविक सिक्कीमेट 3 फॉस्फोसिंथेज की क्रियाशीलता का दमन करता है, इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा, जो एरोमेटिक अमीनो अम्ल के संश्लेषण में उपयोगी है, ये एरोमेटिक अम्ल का निर्माण करने में आवश्यक और इसी को ही रोक देगा, ठीक है। कई पादपों में EPS एंजाइम से के अधिक उत्पादन से संबंधित जीन को स्थानांतरित करके ग्लाइफोसेट के प्रभाव को कम किया गया। अब हमने क्या किया, हमने एक जीन लिया, है ना, अब जीन को वही एग्रोबैक्टीरियम में या कोई भी वेक्टर में डाल दो आप, है ना, किसी भी प्लाज्मिड में डाल दिया, ये लो, ये जीन क्या है, स्थानांतरित कर दिया, ये प्लाज्मिड में, इस जीन में ये एक पावर है जो कि EPS, ठीक है, इसके उत्पादन को क्या करेगा, बढ़ा देगा, है ना, इसके उत्पादन को बढ़ा देगा। ऐसा जीन हमने एक पृथक किया जो कि EPS के उत्पादन को बढ़ा देगा। अब क्या हुआ, ये जीन हमने डाल दिया, अब मैंने इसको प्लांट में डाल दिया, आ गया। अब क्या होगा, ग्लाइफोसेट आएगा, ये इसको रोक देगा, मतलब EPS को रोकता है, EPS को रोक देगा। लेकिन हमने तो एक ऐसा जीन डाल दिया ना जो ये एक को रोकेगा, 2 को रोकेगा, हमने तो ऐसा जीन डाल दिया जो बहुत सारा प्रोडक्शन कर सकता है इसका, है ना, तो इसने किल करा, करने दे। फिर हमने और EPS बना लिए, है ना, हमने क्या नाम दिया, EPS बना लिए, और बना लिए, बहुत सारे बना लिए, तो क्या होगा, अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता रहेगा, है ना, अमीनो अम्ल का संश्लेषण होगा तो हमारा जो प्लांट है वो इजीली ग्रो करेगा। समझ में आया, वापस सुन लो, तसल्ली ले लो और वापस सुन लो। हमने क्या किया, हमने शाकनाशी रेजिस्टेंस देने की कोशिश करी, है ना, हर्बिसाइड से रेजिस्टेंस देने वाले प्लांट बनाने की कोशिश करी, तो हमने देखा कि जो ग्लाइफोसेट शाकनाशी है वो क्या करता है, वो एक एंजाइम जो है EPS है उसके संश्लेषण को रोकता है, इसको दमन करता है, उसकी क्रिया
संवेदनशीलता को रोकता है। और EPSPS किसके लिए जरूरी है? अमीनो अम्ल के संश्लेषण के लिए, जो कि पादपों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो हमने सोचा कि ऐसा क्या करें कि जो एंजाइम है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो हमने एक जीन लिया जो कि EPSPS के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है, ओवर प्रोडक्शन के लिए। हमने प्लाज्मिड में डाला, इस प्लाज्मिड को हमने इस प्लांट में डाल दिया। ग्लाइफोसेट आया, इसने किल कर दिया, रोक दिया। रोका ये तो सही है, इसने हटाया थोड़ी ना, इसको रोक दिया। लेकिन हमने जो जीन डाला था वो तो प्रोडक्शन कर ही रहा है, वो तो EPSPS का प्रोडक्शन कर ही रहा है। प्रोडक्शन करेगा तो अमीनो अम्ल का निर्माण होता रहेगा और वृद्धि होती रही। अब कर ले जो करना है, अब मार के दिखा, नहीं मार पाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, शाकनाशी प्रतिरोधकता वाले पादप भी बना लिए विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, टमाटर, पिटूनिया आदि में इस प्रकार के पराजनी पादप विकसित किए गए। एग्जाम्पल क्या है इसका? टमाटो और पिटूनिया। ठीक है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक द्वारा फसलों व आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रतिबल प्रतिरोधकता वाले पराजनी पादपों का विकसित किया जा चुका है इस वाली विधि के द्वारा। क्लियर बात? नरबंधितता उत्पन्न करना, अब डेवलपमेंट ऑफ मेल स्टेरिलिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम नरबंधितता क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ होता है ना कि भाई हम नहीं चाहते कि कुछ गुण कहीं और जाए, है ना, वो स्टोर करना चाहते हैं अपन एक जगह, है ना, एक जगह स्टोर करना चाहते हैं। तो हमें नरबंधितता की आवश्यकता पड़ी, है ना। या कुछ ऐसे नर होंगे जो हो सकता है उसमें बीमारी लग गई हो और वो और पादप से क्रॉस करेंगे तो वो बीमारी दूसरे में भी चली जाएगी। तो हम चाहते हैं कि वो स्टेराइल ही हो जाए और हमारी जो बीमारी है इस पादप की दूसरे में न जाए। मतलब कोई भी रीजन हो सकता है मेल स्टेरिलिटी का या फिर नरबंधितता का। अब करते कैसे हैं ये सुनो। पादप प्रजनन में संकरण हेतु प्रयोगों में बंधे नर यानी कि स्टेराइल मेल पादप अत्यधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। बंधे नर विकसित होने पर विपुंसन यानी कि इमेस्कुलेशन जैसी क्रियाओं पर समय, श्रम, धन यानी कि हम रोकना चाहते हैं कि वो निषेचन की क्रिया ना करें, तो इसके लिए हमें बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है, टाइम वेस्ट करना पड़ता है ना। तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ ओवरकम हो जाए। तो हमने एक टेक्निक निकाली। क्या टेक्निक निकाली? हमने लिया बेसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस। क्या लिया? बेसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस से प्राप्त बार्ने जीन। ये हमारा एक क्या है? बैक्टीरिया है, जीवाणु है, बेसिलस लिक्विफेशियंस। ठीक है, इसमें से हमने बार्नेज जीन निकाल लिया। ठीक है, मान लो हमारा ये, ठीक है, हमारे पास ये जीवाणु है, क्या नाम है इसका? बेसिलस अमाइलो। ठीक है, अमाइलो लिक्विफेशियंस। ठीक है, ये एक हमारे पास जीवाणु है। इसमें से हमने क्या निकाला है? बार्नेज जीन। ठीक है, ये हमने एक बार्नेज जीन निकाला है। ये लो, ये जीन हमने निकाल लिया। को एग्रोबैक्टीरियम की सहायता से तोरिया रेपसीड के संजीन से समाकलित कर लिया। सॉरी, ठीक है, अब ये बार्नेज जीन है, इसको हमने एग्रोबैक्टीरियम में डाल दिया। ठीक है, हमने एग्रोबैक्टीरियम में स्थानांतरित कर दिया। फिर क्या हुआ? हमने, अरे भैया, हाँ, समालिक कर नरबंधितता पादप प्राप्त किए। कैसे? बार्ने जीन द्वारा पराग कोशों में कैपिटल आरएनए नष्ट हो जाता है। बार्ने जीन अपन ने एग्रोबैक्टीरियम में डाला है, उससे क्या कार्य होता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बार्नेज जीन द्वारा परागकोश में जो कैपिटल आरएनए होता है वो नष्ट हो जाता है, जिससे कि वो जो निषेचन की क्रिया कर पाते हैं, जिससे
बंधे नर पादप विकसित हो जाते हैं। क्या हुआ, हमने एग्रोबैक्टीरियम में डाल दिया। ये जो बार्ने जीन है ये क्या करता है, टैपिटल आरएनए को नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। नष्ट करने की वजह से क्या होता है, जो नर है वो बंधे हो जाते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं। ठीक है, नष्ट हो जाते हैं। अब अपन ये डायग्राम देखेंगे। ठीक है, हमने बार्ने जीन ले लिया। ठीक है, इसको हमने क्या करा, ये जो एक जीन है, ठीक है, किससे निकाला, इस बैक्टीरिया से जिसका नाम था हमारा बैसिलस अमीलोलिक्योफेशियंस। ठीक है, इसमें से हमने जीन निकाल लिया। जीन निकाल करके हमने एक पूरा बना लिया, एग्रोबैक्टीरियम में इसको इनकॉर्पोरेट करवा दिया। ये एग्रोबैक्टीरियम फिर जिस प्लांट में तुम्हें बंध्यता लेनी है यानी कि स्टेरिलिटी लानी है उसमें डाल दिया। क्या करेगा, बारजीन वहां जाकर के, बारजीन वहां जाकर के उसके टैपेटेम को, जो टैपेटेम आरएनए है उसको डिग्रेड कर देगा। डिग्रेड होने से वो निषेचन की क्रिया नहीं कर पाएंगे और क्या हो जाएगा, जो पोलन है, जो परागकोश है हमारा, है ना, जो पुंकेसर है वो स्टेराइल हो जाएगा, यानी कि इसमें अब निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। क्लियर बात। अब है फलों में विलंबित परिपक्वन, डिलेड फ्रूट। ठीक है, राइपनिंग हमने 13 चैप्टर में देखा था। आपको मुझे बताना है कि कौन सा हार्मोन इसमें हेल्प करेगा, कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है कि हमें परिपक्वता को डिलेड करना है ना, कि भाई कम परिपक्व हो, देर से परिपक्व हो, ताकि हम उसको बहुत लंबे समय तक स्टोर कर सकें। ठीक है, तो हमें कौन से हार्मोन की आवश्यकता पड़ेगी और क्यों, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्यों, क्योंकि अपन 13वां चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अमेरिका में विकसित पराजिनी टमाटर फ्लेवर सावर, ये एक टमाटर की उन्नत किस्म बनाई थी जिसमें कि क्या होता है, अपन उसको बहुत देर में राइपन कर सकते हैं, बहुत देर तक अपन उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो टमाटर की एक आनुवांशिक अभियांत्रिक किस्म है, ये याद रखना, फ्लावर सावर। ठीक है, इस किस्म के टमाटर सामान्य टमाटरों की अपेक्षा अधिक समय तक स्वादिष्ट अवस्था में रह सकते हैं। भाई तुम एक नॉर्मल टमाटर लो, उसको 2 दिन ऐसे ही रख दो, तीसरे दिन वो खराब होने की कंडीशन में आ जाएगा, टेस्ट भी खराब हो जाएगा, कलर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा ही जब अपन फ्लावर सावर को रखेंगे तो नॉर्मल टमाटर की अपेक्षा ये जो है इसका स्वाद भी लंबे समय तक बना रहेगा और ये कम जल्दी खराब होगा, मतलब कम समय, ज़्यादा समय में कम खराब होगा। ठीक है, टमाटर की इस किस्म का विकास कोशिका भित्ति को अपघटित करने वाले एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरेनोज की मात्रा को कम करके किया गया है। ये हमने बात कर ली है बच्चों, याद रखना कौन से वाले हार्मोन में करी थी प्लीज। ये एंजाइम फलों को पकने के लिए उत्तरदायी होता है, तो जो गैलेक्टोयूरेनोज है उसकी टेंडेंसी को कम कर दो तो फल कम पकेगा तो ज्यादा समय तक स्टोर रहेगा, संग्रहित रहेगा। क्लियर बात। पराजनी पादपों में जैव किण्वन, ट्रांसजेनिक प्लांट को एज अ बायोरिएक्टर भी हम यूज लेते हैं। आनुवांशिकता रूपांतरित पादपों को जैव किण्वकों की तरह उपयोग में लिया जाता है, बायोरिएक्टर जिसको हम कहते हैं। क्या होता है, इस प्रकार के ट्रांसजेनिक पादप, जो भी ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं ना, उसको अपन बायोरिएक्टर भी या बायोरिएक्टर की तरह काम में ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, रसायनों का निर्माण होता है। क्या होता है, देखो मान लो मैंने एक प्लांट बनाया, अब मुझे क्या चाहिए, तुम्हें पता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो द्वितीयक जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे कि गोंद हो गए, या हम बोले जैसे चमड़ा बनाने के लिए काम आ गया, या बहुत सारे जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकलते हैं, तो वो हमारी औषधि में, हमारे उद्योगों में, पेपर बनाने में बहुत सारी जगह काम आते हैं। तो मैं चाहती हूँ ऐसे पादप बनाऊं जिससे कि मुझे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिले, है ना। तो जो पादप हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट ज़्यादा देंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट, उसको हम बायोरिएक्टर के तौर पे काम ले रहे हैं। क्यों बायोरिएक्टर बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमें औद्योगिक क्षेत्र में हेल्प कर रहा है ना। हमें रबड़ ज़्यादा दे रहा है, हमें गोंद ज़्यादा दे रहा है, हमें पेपर ज़्यादा बना के दे रहा है, हमें औषधि का निर्माण ज़्यादा बना के दे रहा है। तो हम ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट को एज अ बायोरिएक्टर की तरह यूज ले रहे हैं। क्लियर बात।
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आणविक कृषि, मॉलिक्यूलर फार्मिंग भी इसको हम कहते हैं, जो बायोरिएक्टर के द्वारा की जाती है ना, उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। रूपांतरित पुष्प रंगों युक्त पराजनी पौधे, अब अपन फ्लावर्स का कलर चेंज कर रहे हैं, जो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं बट फिर भी पढ़ लेंगे। ये एग्जाम्पल है एक, नीदरलैंड में पुष्पों का कारोबार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने ट्यूलिप का नाम सुना है क्या? ट्यूलिप की खेती होती है, बहुत लोग देखने जाते हैं। इस समय कोरोना में बहुत कम आमदनी हुई है, वहाँ पर आप पढ़ सकते हो ट्यूलिप के बारे में। आप देखिए वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर ट्यूलिप्स होते हैं, अलग अलग कलर के ट्यूलिप्स होते हैं, जिनको विदेश जाकर के बहुत सारे जो लोग हैं देखते हैं, एक आकर्षण केंद्र है वो। आप उसके बारे में ज़रूर पढ़ें, आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। पिटोनिया के पुष्पों का रंग केसरिया नहीं होता। जब पिटोनिया पादप है उसका जो फूलों का रंग होता है वो केसरिया नहीं होता है, लेकिन नीदरलैंड के वैज्ञानिक द्वारा मक्के से जीन निकाला, जो मक्का होता है वो केसरिया रंग का होता है, तो मक्के से एक जीन पृथक किया जो कि केसरिया रंग देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका स्थानांतरण पिटोनिया में करवा दिया और केसरिया रंग के फूलों वाले पिटोनिया की किस्म विकसित कर ली, ठीक है। इसी प्रकार आनुवंशिक अभियांत्रिकी की सहायता से नीला गुलाब हमने बना लिया है, नीला कार्नेशन हमने बना लिया है, नीला ट्यूलिप हमने बना लिया। अभी ट्यूलिप की बात करी मैंने आपको, ऐसे विकसित किए जा सके, मतलब ऐसे फ्लावर जो अलग अलग कलर, हम वेलवेट कलर का देखते हैं भाई, हम जैसे हम बोले कि ये वाला बैंगनी कलर का जो रोज है वो कैसे आया, तो इसी तरीके से हमें मिलता है। क्लियर? इस तरीके से आज अपन ने क्या देखा, जो हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो पादप हो चाहे वो जीव हो, उसके क्या क्या गुण हैं, क्या किस तरीके से हमारे लिए लाभकारी है। तो आशा करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि कैसे कैसे बनाते हैं और कैसे कैसे वो उपयोगी है। ऐसे ही आप बच्चों एक गोल्डन राइस पढ़ लेना, ठीक है। क्रियाविधि सेम है, गोल्डन राइस में कौन कौन से जीन जिम्मेदार है वो एक बार आप ज़रूर देख लें, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं कोशिश करूँगी, हमारे पास अभी समय कम है, एग्जाम सर पे है, इसलिए मैं ज़्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन गोल्डन राइस आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपन जब नीट की क्लासेस स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको और भी अच्छा बता पाऊंगी, ठीक है। जब तक मैं चलती हूँ, धन्यवाद।